आज सीटू जिला कमेटी सिरमौर के द्वारा एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कोटा साहिब में किया जा रहा है। 2 दिन की ये कार्यशाला है। हमारे संगठन CITU में इस तरीके की कार्यशालाएं पूरे देश, प्रदेश और जिला स्तर पर की जाती है। इसमें हम अपने जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं, विभिन्न विषयों पर उनको शिक्षित करते हैं और संगठन की कार्य प्रणाली कैसे रहेगी, उसको कैसे चलाना, उस विषय में बातचीत करते हैं। और इसके साथ जो भी हमारे कार्यकर्ता है, आज उनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं पूरे देश के अंदर, जो आज हमले हैं मजदूर वर्ग पर, और ख़ास तौर पर हम इस बात को पिछले काफ़ी वर्षों से कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है 2014 के बाद लगातार मजदूरों पर हमले बढ़े हैं। क्योंकि 1920 में पहली बार जब यूनियन का गठन हुआ पूरे देश के स्तर पर मजदूरों की, उसके बाद देश में 44 श्रम कानून बने। ये श्रम कानून बड़ी कड़ी मेहनत से बने। इन श्रम कानूनों को बनाने के लिए बहुत कुर्बानियां लोगों ने दी। जनता जानती है, भगत सिंह ने भी सन 1929 में जब 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में उस वक्त बम फेंका था, वो अंग्रेज़ों की हुकूमत के इसी बात के खिलाफ बम फेंका था कि उस वक्त जो मजदूरों के कानून थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद देश की आज़ादी हुई और 2014 तक 1 मई तक 44 कानून बने। ये कानून मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देते थे, जैसे EPF का कानून था, जैसे बोनस का कानून था, जैसे ग्रेच्युटी का कानून था, जैसे छुट्टियों का कानून है, 8 घंटे की ड्यूटी का कानून है, ओवरटाइम वेतन का कानून है, लेबर ऑफिस बनने की प्रक्रिया का कानून है, लेबर कोर्टों के बनने की प्रक्रिया का कानून है। ऐसे जो कानून थे, इनको कोरोना काल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक एक करके जो है तमाम श्रम कानूनों को ख़त्म किया और 4 लेबर कोड बनाए जो कि मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की ओर धकेलेंगे, गुलामी की ओर धकेलेंगे। क्यों? क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी जिसको लेकर संघर्ष हुआ सन 1886 में अमेरिका के अंदर शिकागो में मई दिवस पर, आज नए कानून के तहत 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे में तब्दील करने की कोशिश है। आज परमानेंट रोजगार के बजाय फिक्स टर्म पर रोजगार देने की बात है, जहाँ 3 महीने के लिए 6, 9 और 12 महीने के लिए रोजगार मिलेगा। नौकरी की सुरक्षा नहीं रहेगी। जहाँ श्रम कार्यालयों को ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है, जहाँ मजदूर आंदोलन नहीं कर सकते हैं, उनकी हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने की एक पूरी कवायद है। हड़ताल 1 दिन करेंगे तो वेतन 8 दिन कटेगा। जहाँ पर जो है पूरी तरह से कानूनों को इस रूप में बदला जा रहा है कि 74% मजदूर ही कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। जब 74% मजदूर कानून के दायरे से बाहर है तो कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये देश के बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश है। इस देश के जो बड़े अमीर लोग हैं, उद्योगपति हैं, कारखानेदार हैं, उनके पक्ष में पूरे कानूनों को मोड़ने की एक बात है, जहां पर जो है एक बड़ी विकट परिस्थिति में मजदूर चले जाएंगे। इन सारे विषयों पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यशाला में, और इन सब चुनौतियों के मद्देनज़र किस तरीके से अपने सीटू के संगठन को धार देनी है, कैसे उसको मजबूत करना है, कैसे उसका फैलाव करना है, कैसे सरकार की नीतियों को जन जन तक ले जाना है, जो जनता विरोधी नीतियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। आज मजदूरों का वेतन जिस रूप में बढ़ना चाहिए, सन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था, और उससे बहुत पहले 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन कह चुका कि मजदूरों का वेतन का निर्धारण का एक नियम होगा जिसके तहत 26,000 वेतन होना चाहिए मजदूरों का। लेकिन आज मजदूरों को हिमाचल में कितना वेतन मिल रहा है? 12,000 रुपये। और इसी तरीके से केंद्रीय स्तर पर भी वेतन कम है। हम देख रहे हैं जो मिड डे मील है, जो आंगनवाड़ी है, जो आशा वर्कर्स हैं, इन मजदूरों पर हमला निरंतर जारी है। इनके निजीकरण की साजिश रची जा रही है। इनका बजट हर साल उसमें कटौती की जा रही है और लगातार इन योजनाओं को ख़त्म करने की एक साजिश है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री स्वयं घोषणा कर चुके हैं कि इस तरीके की योजनाओं को ख़त्म करने की हमारी योजना है। और आपको याद होगा, विदेश की धरती पर भी जाकर उन्होंने कहा था कि पुरानी सरकारें कानून बनाती थी, मुझे कानून ख़त्म करने में मज़ा आता है। तो निश्चित तौर से चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे मिड डे मील है, चाहे आशा है, चाहे उद्योग के मजदूर हैं, चाहे निर्माण के मजदूर हैं, चाहे मनरेगा के मजदूर हैं, चाहे दूसरे दायरे में जहाँ जहाँ मजदूर हैं, उन सब पर जो हमला बढ़ने वाला है आने वाले समय में। और इसीलिए इस तरीके की कार्यशालाएं हम हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के आह्वान पर जगह जगह कर रहे हैं। जब आज यहाँ कार्यशाला चल रही है तो चंबा में भी चल रही है, कुल्लू में हुई है, और बाकी तमाम जिला जो हैं आने वाले 1 महीना के अंदर इस तरीके की कार्यशालाएँ हम पूरे प्रदेश भर में आयोजित करेंगे। इतनी जब समस्याएं हैं तो धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किए अपनी मांगों को लेकर?
निश्चित तौर से सीआईटीयू तो एक ऐसा संगठन है जो वर्ग संघर्ष पर ही काम करता है, यानी आंदोलन उसके अंदर ही निहित है, क्योंकि जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे तब तक आप सरकार को जगा नहीं सकते हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में भी सबसे पहला जो मोर्चा सरकार के खिलाफ किसी ने खोला था पूरे देश में, तो सरकार ने उस वक्त जो आनन फानन में जो जनता कर्फ्यू किया था और लॉकडाउन किया था, 1 महीने के अंतराल में ही आंदोलन शुरू हो गए थे। और शिमला में भी कोरोना काल में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां उसी दौरान में 2020-21 में की अपनी मांगों को लेकर। आंगनबाड़ी ने, मिड डे मील ने, दूसरे सभी मजदूरों ने पिछले साल भी 25, 26, 27 नवंबर को भी 3 दिन का महापड़ाव हमने शिमला में किया था। हमारा आंदोलन चल रहा है अभी भी। आंदोलन चरणबद्ध तरीके से होते हैं। हम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर भी आंदोलन हो रहे हैं। और आपने क्योंकि ये प्रश्न पूछा है तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, 30 सितंबर को पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो ठेका मजदूर हैं, जो आउटसोर्स मजदूर हैं, जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, जो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर हैं, जो फिक्स्ड वर्कर्स हैं, इनकी मांगों को लेकर 1 सितंबर से पूरे महीने का हमने अभियान शुरू किया है, जहां हम जो है पर्चा वितरण भी कर रहे हैं, जहां हम यूनियन की बैठकें भी कर रहे हैं, आम सभाएं भी कर रहे हैं। और 30 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन होंगे। और इसके साथ साथ 23 सितंबर को जो लेबर कोड जो बनाए हैं, जिसका मैंने जिक्र किया पहले, इनके खिलाफ काला दिवस जो है, ब्लैक डे, पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और हिमाचल के अंदर भी मनाया जाएगा। हिमाचल में हमने एक और चीज़ इसमें जोड़ दी है 23 सितंबर में, जो सद्भावना दिवस हम मना रहे हैं। जिस तरीके की घटनाएं हिमाचल के अंदर चली हैं, ये धार्मिक सांप्रदायिकता की, कट्टरपंथी की, जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर मस्जिदों के नाम पर जो है जिस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश जो है अभी ये आरएसएस और इसके जो संगठन हैं कर रहे हैं, और लोगों को जो है उनकी एक